गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ रोमेटॉइड आर्थराइटिस। ये जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये ऑटो इम्यून डिसीज है साथियों। अब ऑटो इम्यून डिसीज मतलब क्या? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड डीपली। Mistakenly by your own body act against your own body. ऑटो इम्यून डिसीज यानी जब आपका खुद का शरीर, आपके खुद के सेल्स, जब फॉरेन सेल कौन से हैं और खुद के सेल कौन से हैं, उसमें जब मिस्टेक कर लेते हैं और ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं, तो उस स्थिति में ऑटो इम्यून डिसीज हो जाते हैं। यानी योर ओन बॉडी एक्ट अगेंस्ट यू। मिस्टेकली आपके खुद के जो सेल हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि मेरा ये फॉरेन मैटर है कि मेरे खुद के सेल हैं। खुद के सेल को जब बॉडी के सेल्स अटैक करते हैं, जब लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं खुद के सेल के अगेंस्ट और एंटीबॉडीज डेवलप करके उस पर अटैक करते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे या जॉइंट्स पे, उसको ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। देयर आर 14 टाइप्स ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज। जब ये ऑटो इम्यून डिसीज ऑर्गन्स के ऊपर अटैक करते हैं तो ऑर्गन के ऊपर डिसीज होता है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है, वो भी ऑटो इम्यून डिसीज है। केवल आपकी इम्यून सिस्टम जो है उसने अटैक किया पेनक्रियाज के ऊपर, उसने अटैक किया आपके पर्टिकुलर स्किन के ऊपर, तो स्किन का सोरियासिस हो जाता है, वो भी ऑटो इम्यून डिसीज है। तो 14 प्रकार के ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं साथियों। रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो भी ऑटो इम्यून डिसीज कहा जाता है, और इसलिए ये रोग किसी भी उम्र में होता है। 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के बच्चे से लेके 50 साल, 70 साल, कोई भी उम्र में रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। जब आपका बॉडी बाय मिस्टेक ऑटो इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, आपका बॉडी अगेंस्ट योर ओन जॉइंट्स पे काम करने लगता है। मैसेंजर जो साइटोकाइनेज है वो लिम्फोसाइट्स छोड़ने लगते हैं, और वो पूरे जॉइंट्स के ऊपर जब छोड़ते हैं तो जॉइंट्स के ऊपर पूरा का पूरा स्वेलिंग आता है। और पहला अटैक होता है जनरली नी जॉइंट्स के ऊपर या आपके रिस्ट जॉइंट्स के ऊपर। रोमेटॉइड आर्थराइटिस इसलिए काफ़ी हठीला रोग है साथियों। एक बहुत ही अद्भुत ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूं। ये ऑटो इम्यून डिसीज है क्या? ऑटो इम्यून डिसीज क्यों होता है? इसकी जड़ में अगर आप जाओगे, उस पेशेंट्स की हिस्ट्री आप डीपली ऑब्जर्व करोगे, आपको एक सत्य आपके सामने आ जाएगा, और वो बहुत बड़ा अहम सत्य है जीवन का। जब वो व्यक्ति मेंटली अपने अगेंस्ट काम करने लगता है, इमोशनली व्हेन पर्सन एक्ट अगेंस्ट ओन सेल्फ, व्हेन पर्सन इज टोटली इन डिलेमा ऑफ थॉट्स,
when person is acting against own thoughts, against own body, against own mind, against own emotions, that message reaches to the your cell level. Then your cell levels also start against acting your body. नो डाउट डाइट बहुत बड़ा काम करता है, लेकिन अब एक घर में डाइट सब कोई सही ले रहे हैं, एक ही प्रकार का डाइट ले रहे हैं, फिर एक पर्टिकुलर व्यक्ति को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया और एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई दूसरी बीमारी हो गई, स्किन डिसीज हो गया। तो जब हम हमारे अगेंस्ट में नोइंगली या अननोइंगली काम करने लगते हैं, कंटिन्यूसली, when we act knowingly or unknowingly against our own body, against our own mind, the system and cell learns something wrong phenomena, something wrong message, and then cell also developed autoimmune disease. The lymphocytes सारे जो होते हैं शरीर में, वो भी काम करते हैं जब कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया अटैक करता है तो उसके विरुद्ध में। लेकिन ऑटोइम्यून डिसीज में, या जैसे मैंने बताया कि वो व्यक्ति का जब कैरेक्टर ऐसा हो जाता है कंटिन्यूसली, तो वो लिम्फोसाइट्स के साइटोकाइनेस अपने अगेंस्ट में काम करने लगते हैं, यानी आपका शरीर आपके अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देता है, उसको ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। ये बहुत हठीला रोग है साथियों, बहुत ही नियर टू इनक्योरेबल है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट्स में होता है, सारे फिंगर जॉइंट्स से लेके आपके बड़े जॉइंट्स को पकड़ता है। जनरली वो नी जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट्स और आपके फिंगर जॉइंट्स में शुरू होता है। ये रोग मैंने बताया ऐसे किसी भी उम्र में आ सकता है। ये रोग में हवा का बड़ा महत्व है। अगर व्यक्ति पंखे के नीचे सो रहा है तो कभी कभी आपने देखा होगा, शुरुआत में वो कंप्लेन करता है कि उसके हाथ जड़ हो रहे हैं, उसके पैर जड़ हो रहे हैं। तो ये बहुत इनिशियल स्टेज है कि उसको रूमेटिक पेन कहते हैं, उसको शुरुआत में रूमेटिक पेन कहते हैं। कभी कभी देखा होगा कि अब पंखे के नीचे आप अगर बैठे हैं तो आपके जो फिंगर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हो जाते हैं, खींचते हैं। इसलिए इसको आयुर्वेद में आम वात कहा गया है। आम यानी अपक्व, अपक्व आपका चाइल्ड, अपक्व आपका अन्न रस, उसको आम कहते हैं। और वात यानी वायु, अपक्व चीज़ें जो है, जो अपक्व अन्न रस है, अपक्व धातुएं हैं, वो अपक्व धातु जब वायु के साथ सांधों में जमा होती है तो वो आमवात के नाम से एक प्रादुर्भाव डेवलप करती है, एक रोग डेवलप करती है। तो आयुर्वेद में उसको आमवात कहते हैं, एलोपैथी में उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। अब ये जो रोग है, ये रोग का अटैक जनरली ठंडी में और बारिश के सीजन में होता है। इसका अटैक ज़्यादा सुबह या शाम को होता है। ये रोग का आहार के साथ काफ़ी संबंध है। जब जब व्यक्ति ज़्यादा मैदा मीठा खाना खाता है तो मीठा खाना खाने से उनके शरीर में ये रोग का अटैक जल्दी शुरू होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का साथियों इस दुनिया में कहीं इलाज नहीं है, न एलोपैथी में इलाज है, न इसका किसी भी थेरापी में इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज अगर है तो केवल आपके खुद के हाथ में है, रोगी के हाथ में है। सबसे महत्व की चीज़ है साथियों, इस रोग में व्यक्ति को एक्सरसाइज करना है।
जब जब समय मिले उसको एक्सरसाइज करना है। योगासन, सारे जॉइंट्स की मूवमेंट एक्सरसाइज, इसके लिए सबसे महत्व की चीज़ है। इसमें होता है क्या, ये आपकी जो नी जॉइंट्स की जो साइनोवाइल मेम्ब्रेन्स है, वो मेम्ब्रेन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी सूज जाती है। इसके लिए इसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी जॉइंट्स डिसीज। तो सारे जॉइंट्स में सूजन आ जाती है। जब ये रोग बढ़ता है तो शरीर के करीब करीब छोटे जॉइंट्स, बड़े जॉइंट्स, सब में एक स्वेलिंग हो जाता है। कभी कभी इसमें नोडुल्स हो जाते हैं। वो मैंने अभी बताया कि मैसेंजर केमिकल्स जो साइटोकाइनेज है वो डिपॉजिट होके नोड्स डेवलप होते हैं। जॉइंट्स में नोड्स डेवलप होते हैं, जॉइंट्स के बड़े जॉइंट्स में, छोटे जॉइंट्स में। तो ये जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसको ठीक करना केवल रोगी के जिद के ऊपर है। इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। जो मेडिसिन्स हैं, जो पेन किलर्स हैं, जो भी एलोपैथी के जो नासिया ड्रग्स हैं, जो भी स्टेरॉइड्स ड्रग्स हैं, वो सारे आराम के लिए है और आराम की कीमत बाद में बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहली बात, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए किसी भी प्रकार का औषध का, ड्रग्स का उपयोग करना, ये दूसरे रोगों को आमंत्रित करना बराबर है। यानी बहुत बार हमने देखा है, व्यक्ति को रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, वो आराम के लिए पेन किलर के हिसाब से, रिलीफ के लिए पेन किलर लेता है, स्टीरॉइड्स लेता है, बाद में स्टीरॉइड इंड्यूस डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है, बाद में उसको किडनी के प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाते हैं, बीपी डेवलप हो जाता है और मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस तो उसकी जगह है ही। इस रोग को केवल पेशेंट का जिद, कमिटमेंट, क्या कमिटमेंट, मुझे ठीक होना है। अगर पेशेंट का कमिटमेंट्स है मुझे ठीक होना है, तभी वो ठीक होगा। कमिटमेंट्स करके क्या करना है पेशेंट को? पेशेंट को सबसे पहले मैंने बताया से योगासन, स्विमिंग टैंक है। अभी तो लॉकडाउन है, समझ लो लॉकडाउन खुल जाएगा बाद में भविष्य में। अगर नज़दीक में स्विमिंग टैंक है तो स्विमिंग इज़ वेरी वंडरफुल बेस्ट एक्सरसाइज फॉर RA। अगर स्विमिंग टैंक नहीं है, कोई बात नहीं, आप दिन में 2 बार सुबह शाम शास्त्रीय पद्धति से योगासन करिए, भरपूर पानी पीजिए। एक बहुत बड़ी महत्व का डिफरेंशिएशन मैं बताता हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आदमी खट्टे फल खा सकता है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में खटाई किसी भी प्रकार की चलती नहीं है। खट्टी चीज़ों से जो आपकी मेम्ब्रेन्स हैं, इन्फ्लेमेटरी मेम्ब्रेन्स, उसमें सूजन बढ़ेगी और पेन भी बढ़ेगा। क्योंकि ये रोग केवल जॉइंट्स का नहीं है, ये ऑटो इम्यून डिसीज है। ये सारे शरीर की ऑटो इम्यून सिस्टम को कैच करता है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है सारे जॉइंट्स की जो कैप्सूल है, मस्कुलर कैप्सूल, उसके अंदर। बहुत बार साइनोवाइल मेम्ब्रेन्स में पानी भी भर जाता है, काफ़ी लोग उसमें से पानी खींचते हैं, तो वो भी सही नहीं है। वो शरीर अपनी डिफेंस मैकेनिज्म के कारण पानी डेवलप करता है। जैसे आप ठीक ट्रीटमेंट दोगे, धीरे धीरे पानी भी चला जाएगा, जॉइंट्स का सूजन भी चला जाएगा। तो खाना हमें लेना है, खट्टे फल नहीं लेना है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में आम बात में खट्टे फल अच्छी बात नहीं है। सुबह सुबह जिंजर का काढ़ा लीजिए, मेथी का पानी लीजिए उसके बाद, और ब्रेकफास्ट में आप ऐसी चीज़ लीजिए जैसे कि अंकुरित मूंग ले लिए, जैसे गाजर का जूस ले लिया, गाजर किसा हुआ ले लिया, पपैया ले लिया, चीकू ले लिए। स्वीट फ्रूट्स सारे अच्छे हैं, केवल इसमें ऑरेंज, मौसम्बी, ग्रेप्स, ये सारे फलों से हमने ऑब्जर्व किया है कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस काफ़ी कभी बार ज़्यादा बढ़ सकता है।
दूसरी बात, मिलेट्स का उपयोग बहुत करना है। ज्वार की भाकरी, बाजरे की भाकरी, रागी की रोटी, ये सारी जो मिलेट्स, इंडियन मिलेट्स है, उससे काफ़ी उसमें राहत होती है। नमक का उपयोग भी कम करना है रोमेटॉइड आर्थराइटिस में। नारियल का पानी अगर मिलता है अवश्य लीजिए। फिर 4 बजे या तो फ्रूट्स लीजिए या फिर स्वीट फ्रूट्स लीजिए या कोकोनट वाटर लीजिए। रात को दलिया लीजिए, वेजिटेबल सूप लीजिए या खिचड़ी लीजिए, उसके साथ वेजिटेबल सूप लीजिए, या ब्राउन राइस लीजिए, उसके साथ वेजिटेबल सूप लीजिए। तो आपका जो खाना है वो कुल मिला के अल्कलाइन रहना चाहिए। अगर रोगी के पास हिम्मत है, समय तो है ही, तो केवल फ्रूट डाइट पे या नारियल के पानी पे अगर 5-6 दिन के उपवास किए तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत जल्दी आराम मिलता है। और ये आराम के बाद उसको फिर से अभी जो बताया वैसा आहार लेना है, तब जाके इस रोग में कुछ कंट्रोल आएगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट को मसाज नहीं करवाना है, करवाना नहीं है, करना खुद को है। जेंटली तिल के तेल से या सरसों के तेल से खुद जेंटली करे। जो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है अगर जॉइंट्स पे, तो मसाज टोटली अवॉइड करें। दूसरे से मसाज कराना बिल्कुल सही नहीं है, अपथ्य है। उनको खाना क्या नहीं खाना चाहिए, एक्सेस प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। फर्मेंटेड चीज़ जो है, जैसे आप लोग इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, जो भी फर्मेंटेड चीज़ है अपनी, वो सारी जो चीज़ है फर्मेंटेड चीज़, उस फर्मेंटेशन में कुछ एसिड्स डेवलप हो जाते हैं, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले के लिए उचित नहीं है। उससे उसको फिर से सूजन बढ़ेगी शरीर में, मोबिलिटी कम हो जाएगी और जॉइंट्स ऑलरेडी सूजे हुए और इन्फ्लेम हो जाएंगे। तो उनको फर्मेंटेड फूड नहीं खाना है, उनको सादा आहार लेना है। दही का उपयोग, छाछ का उपयोग भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इतना पथ्य नहीं है, वो भी अपथ्य आहार ही गिना जाएगा। दूध का उपयोग जिंजर डाल के कम मर्यादा में, कम मात्रा में वो कर सकते हैं, क्योंकि दूध भी ज़्यादा लेंगे तो उससे भी समस्या हो सकती है, वायु बढ़ सकता है। जो चीज़ें जैसे बताया है अपने शास्त्रों में, आम वात, तो जो वस्तु में से वात पैदा होता है वो नहीं लेना है। ये रोग का एक कारण कुपथ्य आम कहते हैं। जब आम कुपथ्य हो जाता है और सांधों में वात के साथ जमा हो जाता है तो आम वात हो जाता है। अब आम कुपथ्य क्यों होता है, उसका कारण है बिना भूख लगे खाया, बार बार खाया, इंडाइजेशन हुआ फिर भी खाना खाया, तो उससे आम आपका कुपथ्य हो जाता है, आम बढ़ जाता है शरीर में। तो जब भूख लगे तभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को खाना है। हालांकि ये तो एक बहुत सामान्य नियम है हम सब के लिए, हम सबको भूख लगे तभी खाना चाहिए, बिना भूख खाना उचित नहीं है। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है नेचुरोपैथी के हिसाब से, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को कुनकुने पानी का एनिमा लेना चाहिए, उनको हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन लेना चाहिए। स्नान करते टाइम वो खुद भी ठंडे गर्म पानी का जॉइंट्स के ऊपर धारा कर सकता है। हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन से वहाँ सर्कुलेशन बढ़ता है, सर्कुलेशन बढ़ने से वहाँ की जो जॉइंट्स की जो साइनोवाइल मेम्ब्रेन्स हैं वो फिर से रिजुविनेट होती है, रिपेयर होती है, सूजन धीरे धीरे कम होता है। तो हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन अच्छी बात है। उनको नेचुरोपैथी की जो मस्टर्ड पैक है वो मस्टर्ड पैक ले सकते हैं। चावल को भिगो के उबाल के उसके अंदर मेथी का पाउडर डाल के और तिल का तेल लेके उसका शेक भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ ज़्यादा पेन है
वहाँ पे शेक करना चाहिए। रेती का शेक भी कर सकता है। ये सारी जो ट्रीटमेंट है, शेक है, फॉर्मेंटेशन है, और जो दूसरे सारे नेचुरोपैथी के IFT वगैरह ट्रीटमेंट्स रहते हैं, ये ट्रीटमेंट सारे के सारे असिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। आराम जरूरी है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट का कभी कभी पेन बहुत ज़्यादा रहता है, बड़ा थ्रोम्बिंग पेन होता है, तो उनको आराम के लिए रखिए ये सारी ट्रीटमेंट, लेकिन अल्टीमेटली उनको अपने शरीर को शुद्ध करना है। अपने शरीर में से जो कुपथ्य आम जो जमा हुआ है, अपने शरीर में जो टॉक्सिक मैटर और एसिड्स जमा हुए हैं, उसको हटाना है, और साथ साथ में अपने मन को काफ़ी पॉजिटिव रखना है। क्योंकि दुर्भाग्य से नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट 5-5, 10-10 साल तक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन और स्टीरॉइड्स के एक्सपेरिमेंट्स कर करके थक के, शरीर से, मन से, पैसों से, हर बात से थक के बाद में आते हैं। तो नेचुरोपैथी का कार्य काफ़ी जटिल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। तो साथियों, ऐसे रोगी को मानसिक लेवल पे उसका मनोबल बढ़े, उसके लिए उसको पॉजिटिव माइंड बनाने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाना है। उसके माइंड को पॉजिटिव बनाने के लिए उनको राइट फूड देना है, और उनको थोड़ा सा तत्वज्ञान से भी उसको समझना है कि नथिंग इज़ परमानेंट, वेदर इट इज़ डिसीज और वेदर इट इज़ नॉट डिसीज, एवरीथिंग इज़ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। कुछ भी परमानेंट नहीं है। पेशेंट का मनोबल, पेशेंट की पॉजिटिविटी उनके लिए, इस रोग के लिए बहुत ज़रूरी है। सही खाना, पॉजिटिव माइंड, ट्वाइस इन ए डे, दिन में 2 बार एक्सरसाइज, खुली हवा, 2 बार सूर्य स्नान, सूर्य स्नान भी 2 बार लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें सातत्यपूर्वक, सातत्य का अर्थ है कंटिन्यूसली, सातत्यपूर्वक अगर हम करेंगे, करवाएंगे पेशेंट को, तब इस रोग में से पेशेंट थोड़ा बाहर आ सकता है। क्योंकि ये रोग ऑटो इम्यून डिसीज है, सामान्य रोग नहीं है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटिज्म। और आजकल एक बात देखने को मिली है, मेरे पास 50 पेशेंट समझ लो OPD में आते हैं, जब लॉकडाउन नहीं था, तो उसमें से यू विल बी शॉक्ड 10 लोग रूमेटिक पेन, रूमेटिज्म और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शुरुआत के डिसीज वाले आते हैं। ये क्यों इतना फैल रहा है? इसका एक ही कारण है, हमारा खाना बहुत एसिडिक हो गया है। हमारा खाना में बहुत ज़्यादा बेकरी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा नॉनवेज बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा ये जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो बढ़ गई है। इसलिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस आजकल बहुत बढ़ रहा है। इसको समझने के लिए केवल 2 टेस्ट हैं, एक RA टेस्ट कहते हैं और दूसरा है C रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, CRP। ये 2, और पेशेंट का जब हेमाटोलॉजिकल जब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जब उसके CBC करते हैं, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट का हमेशा ESR ज़्यादा आता है। ये ESR बताता है कि उसके बॉडी में ऑटो इम्यून एलिमेंट्स बढ़ गया है। जब जब ESR बढ़ता है तो आपका बॉडी, आपके लिम्फोसाइट्स ज़्यादा काम करने लगते हैं, तो ESR बढ़ा हुआ दिखता है उसके ब्लड में। RA फैक्टर पॉजिटिव होता है। जरूरी नहीं है, कभी कभी RA फैक्टर नेगेटिव होने के बावजूद भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखने को मिला है, लेकिन ESR अवश्य ज़्यादा होता है और CRP, C रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताया ना, ये रोग की जड़ ये है, ऑटो इम्यून, यानी आपका शरीर, आपके शरीर का प्रोटीन वो आपके अगेंस्ट काम करने लगता है, वो एंटीबॉडीज डेवलप करता है। योर ओन प्रोटीन डेवलप्स एंटीबॉडीज।
तो इसलिए ये रोग चुनौती वाला है। इस रोग में कोई बार बार इन्वेस्टिगेशंस कराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार करा लिया पेशेंट के संतोष के लिए, क्योंकि पेशेंट के एक एक जॉइंट्स, एक एक मोबिलिटी, स्वेलिंग itself indicates that person is suffering from rheumatoid arthritis. So for doctor and for sake of patient's understanding and confirmation, you may check these 3 basic pathological reports. करना है पेशेंट को जिद के साथ अपने ऊपर काम, पॉजिटिव बन के। जिद बहुत ज़रूरी है, कमिटमेंट्स बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये रोग में से आप बाहर आ सकते हैं। साथियों, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे रोगों की जड़ मैंने शुरुआत में आपको बताई, हमारा मन है, हमारा नेगेटिव थिंकिंग है, हमारा खाना और हमारी सोच हमारी ही अगेंस्ट हम जब करते हैं तो हमारे सेल को भी एक इस प्रकार का कैरेक्टर डेवलप कर देते सेल। What your cell listen, what you think, when your super mind or when your master mind gives wrong message to every cell would also start acting against yourself. तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपका बॉडी आपके अगेंस्ट काम तब करता है जब आपका मन आपके अगेंस्ट काम करता है। जीवन में बहुत बार हमारा मन हम अगेंस्ट काम करता है, यानी हम हमारे मन के अगेंस्ट काम करते हैं, हम हमारे अगेंस्ट काम करते हैं। वी थिंक अगेंस्ट आवर सेल्फ, वी ईट अगेंस्ट आवर ओन बॉडीज इंटेलिजेंस, वी सी अगेंस्ट ओन बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशंस एंड माइंड्स कॉन्स्टिट्यूशंस। हमें हमारे मित्र बनना है, हमारे थॉट्स पॉजिटिव रहने चाहिए, हमारे थॉट्स हमारे अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। जब हमारे थॉट्स पॉजिटिव है, हमारे थॉट्स एंड हमारा बिहेवियर एंड हमारे और आवर एवरी एक्शन इज फ्रेंडली टू आवर सेल्फ, our body never act as a antibodies. Why your body acts as a antibodies? Because your mind is acting against you. So body learns that. ये बहुत पेचीदा मैसेज है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। Let's learn when today we are at home, you observe yourself, how many times you are acting against your own self, against your own will, against your own being, against your own sensitivity. देखेंगे आप तो आपको आश्चर्य होगा, आपको कभी कभी स्व के ऊपर दया भी आएगी और स्व के ऊपर हास्य भी आएगा कि मैं खुद मेरे अगेंस्ट क्यों हूँ। ऐसा बहुत बार होता है, जानकर अनजानकर। हमें अपने साथ रहना है, अननोइंगली भी हमारा एक्शन, हमारा थॉट्स हमारे विरुद्ध नहीं होना चाहिए। हमें स्व में स्थित होना है, स्व केंद्रित, स्व को मजबूत करने के लिए सोचना है। स्व के अगेंस्ट हमें न सोचना है, न खाना है, न जीना है, न कोई एक्शन करना है। तो आपका ऑटो इम्यून डिसीज़ होने के चांस ख़त्म हो जाएंगे, और अगर शुरुआत है ऑटो इम्यून डिसीज़ की, आप उससे बाहर आ जाएंगे। आप सब स्वस्थ रहें, स्व के प्रति लक्ष्य दें, स्व के मित्र बने, और ये जो भी थोड़े दिन बाकी बचे हैं उसमें और हम हमारी स्व की यात्रा को उन्नत बनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।